प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक की महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या जो चल रही हैं उसी के कुछ और महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या मैं आज यहाँ कराऊंगी। जिस अंश की व्याख्या मैं आज कराने जा रही हूँ उसका प्रसंग इस प्रकार है कि जब शकराज के द्वारा रामगुप्त का शिविर दोनों तरफ से घेर लिया जाता है और प्रतिहारी आकर के रामगुप्त को उसकी सूचना देना चाहता है, तो अदूरदर्शी, कायर और स्वार्थ में अंधा रामगुप्त प्रतिहारी की बात सुनने से मना कर देता है। वो अरुचि प्रकट करता है उसकी बातों को सुनने के प्रति। वो बार बार ये संदेश भी देता है कि आमात्य ने आपको युद्ध परिषद में बुलाया है, वो आपकी वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर भी रामगुप्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह अपनी ही विचारों में उलझा रहता है। वो मन में कुचक रच रहा होता है कि किस प्रकार ध्रुव स्वामिनी पर आधिपत्य किया जाए और किस तरह से चंद्रगुप्त को अपने मार्ग से हटाया जाए। रामगुप्त से जब प्रतिहारी कहता है कि आमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो रामगुप्त जवाब देता है, उत्तर देता है, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखती नहीं जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूँ इस देश का राजाधिराज। महाराज शकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त प्रतिहारी से कहता है कि युद्ध मेरे हृदय में भी चल रहा है, संघर्ष मेरे हृदय में भी चल रहा है और वो संघर्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। केवल शकराज का बाह्य आक्रमण का भय ही नहीं, बल्कि मेरे हृदय में भी निरंतर संघर्ष चल रहा है, क्योंकि मेरी ही पत्नी ध्रुव स्वामिनी मुझसे स्नेह नहीं करती, मुझसे प्रेम नहीं करती। मैं उसका पति भी हूँ और इस देश का राजा भी हूँ, उसके बावजूद वो मुझसे स्नेह नहीं करती। इस बात को लेकर के मेरे हृदय में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। रामगुप्त की बातों को अनसुनी करते हुए प्रतिहारी रामगुप्त को संदेश देता है कि महाराज शकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। एक दूत आया है, वो कुछ संदेश लाया है और आमात्य उसी संदेश के संदर्भ में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन रामगुप्त अपनी ही धुन में मगन रहता है और वह उसके विचारों में केवल ध्रुव स्वामिनी ही रहती है। वह कहता है, किंतु ध्रुव देवी उसके मन में टीस है। जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी, वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे, भीतर भीतर न जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। खड़गधारिणी से कहता है, सुना न, ध्रुव देवी से कह देना चाहिए कि वह मुझसे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं। रामगुप्त अपने मन के उथल पुथल को व्यक्त करते हुए कहता है कि ध्रुव स्वामिनी को लेकर के मेरे मन में एक टीस है, एक पीड़ा है। वो पीड़ा क्या है कि वह स्त्री दूसरे के शासन में रहकर, यानी कि मैं इस देश का राजा भी हूँ, राज्य का राजा भी हूँ और उसका पति भी हूँ, उसे मेरे शासन में रहना चाहिए, मेरे अधिकार में रहना चाहिए, लेकिन वह प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है और ऐसी स्त्री के प्रति मन में एक विशेष प्रकार का रस या आकर्षण बना रहता है। वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी, वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे। लेकिन रामगुप्त अपने आप को फिर संभालते हुए कहता है कि नहीं, उससे प्रेम करना ठीक नहीं है, क्योंकि वह स्त्री अर्थात ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है तो वह कभी भी मुझ पर चोट कर सकती है, मुझ पर घात कर सकती है, मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच सकती है और न जाने उसके भीतर ही भीतर मन में कितने कुचक्र घूम रहे होंगे, कितनी दुर्भी संध्या उसने अपने मन में पाल रखी होंगी मेरा विनाश करने का या मेरे विरुद्ध। अब वह खड़गधारिणी से कहता है कि सुनो, ध्रुव देवी से जाकर के कह दो, यानी मेरा आदेश दे दो कि वे केवल मुझसे ही प्रेम करे, महादेवी बन जाना ही ठीक नहीं है। अर्थात मुझसे विवाह करने के बाद इस मेरी पत्नी होने के नाते वो इस राज्य की महादेवी बन गई है, पटरानी बन गई है, केवल उतना भर ठीक नहीं है, ध्रुव देवी को मुझसे प्रेम करना ही चाहिए। इस प्रकार का आदेश वह खड़गधारिणी के द्वारा ध्रुव स्वामिनी तक पहुंचाना चाहता है। फिर
खड़गधारणी चली जाती है, इतने में ही शिखर स्वामी का प्रवेश होता है और वह रामगुप्त से कहता है कि आपसे कुछ आवश्यक बातें करनी है। रामगुप्त, जैसे अपने आप बातें कर रहा हो, ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं तो फिर कुछ सोचने लगता है। ठीक, तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं। शिखर स्वामी से, है ना? केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो, समझा ना? यही गिरिपथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। क्यों अमात्य? जिसकी भुजाओं में बल ना हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। रामगुप्त का मस्तिष्क यहाँ भी दुर्भिसंधियों में लिप्त है। शिखर स्वामी के आ जाने पर वह कुछ सोच में पड़ा हुआ है। फिर शिखर स्वामी से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ध्रुव स्वामिनी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, कि ध्रुव स्वामिनी कहीं मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करके कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रगुप्त के साथ जा मिले और उसके सामंत मिल करके मेरे से ध्रुव स्वामिनी भी मेरे हाथ से निकल जाए और मेरा साम्राज्य भी मेरे हाथ से निकल जाए। फिर सोचते हुए कहता है कि अचानक ये राजदंड मैंने ग्रहण कर लिया है षड्यंत्र के द्वारा, छल के द्वारा, और इसी कारण पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग मुझसे मन में विद्रोह का भाव रखते हैं। वो भाव स्पष्ट तो नहीं है, छिपा हुआ है, लेकिन निसंदेह वो मेरे इस राज सत्ता को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। फिर वह शिखर स्वामी से कहता है कि एकमात्र तुम ही हो जो मेरे विश्वास पात्र हो, अर्थात मैं तुम पर ही विश्वास कर सकता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ हम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मध्य जहाँ हमारा शिविर पड़ा हुआ है, वहीं हमें सब झगड़ों का अंत कर लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि निर्णय का समय आ गया है और हमें झगड़ों का अंत कर ही लेना चाहिए, क्योंकि जिसकी भुजाओं में शक्ति नहीं होती उसके मस्तिष्क को कुछ सोचना ही चाहिए। कहने का मतलब है वह स्वयं स्वीकार करता है कि वह बलशाली नहीं है, उसमें साहस नहीं है, लेकिन वह षड्यंत्र के द्वारा अपनी समस्त बाधाओं को, अपनी समस्त रुकावटों को, अपने समस्त विरोधियों और शत्रुओं को नष्ट कर देना चाहता है। शिखर स्वामी रामगुप्त से कहता है कि ठीक है, जो भी बातें होंगी अगर न्याय सम्मत होंगी तो मैं आपका समर्थन अवश्य करूंगा। जब वो कहता है केवल एकमात्र आप पर ही मुझे विश्वास है, तो शिखर स्वामी कहता है कि ठीक है, जो नीति संबंध बातें होंगी मैं उसका संबंध में आपका समर्थन अवश्य करूंगा, क्योंकि सबके विरोधी होने पर भी और आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल भी मैंने आपका समर्थन किया था, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र को ही साम्राज्य मिलना चाहिए, और इसी सिद्धांत के आधार पर मैंने आपको राजगद्दी पर बिठा दिया है। इसीलिए यदि कोई ऐसी बातें होंगी जिसका समाधान नीति के द्वारा निकाला जा सके तो मैं निसंदेह आपका साथ दूंगा। रामगुप्त, वह तो मैं जानता हूँ, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आ गया है उस पर विचार करना चाहिए। ये तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है, उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, बस थोड़ा सा साहस चाहिए। वो कहता है कि वो मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सहायता करोगे, लेकिन इस समय जो प्रश्न आया है, यानी शकराज के शिविर से जो संदेश आया है कि या तो युद्ध करो या ध्रुव स्वामिनी को उसके शिविर में पहुंचा दो संधि स्वरूप, तो इस समस्या पर हमें विचार करना चाहिए। रामगुप्त शिखर स्वामी से कहता है, क्योंकि मेरी जो ये विजय यात्रा है ये केवल आमोद प्रमोद के लिए नहीं है। ये विजय यात्रा मैंने इसलिए प्रारंभ की है ताकि मैं अपने शत्रुओं का नाश कर सकूं, और उसकी सफलता भी मुझे सामने दिखाई दे रही है शकराज के रूप में। या तो हम युद्ध करके ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को समाप्त करवा दें, अथवा ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप शकराज के शिविर में भेज करके उससे पीछा छुड़ा लेंगे, तो निसंदेह चंद्रगुप्त का भी साहस समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार हम दोनों से ही मुक्त हो जाएंगे और हमारा जो मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। इस तरह की बात रामगुप्त शिखर स्वामी से कहता है। रामगुप्त, शक्तूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता है उसे अस्वीकार करना चाहिए, न करना चाहिए। ऐसा करने में
इस संकट के बहाने जितने विरोधी प्रकृतियों सबको हम सहज में हटा देंगे। यानी संधि प्रस्ताव के रूप में शकराज ने जो मांग रखी है हमें उसे मान लेना चाहिए, और इस संधि प्रस्ताव के बहाने जितने भी हमारे विरोधी लोग हैं, विरोधी प्रकृति, विरोधी स्वभाव वाले या हमारा विरोध करने वाले जितने लोग हैं, उन सबको हम आसानी से अपने मार्ग से हटा सकते हैं। ये बात रामगुप्त शिखर स्वामी से कहता है। आगे मंदाकिनी, जो कि ध्रुवस्वामिनी की दासी भी है और राष्ट्र प्रेम भी उसके हृदय में कूट कूट कर भरा हुआ है, उसे रामगुप्त और शिखर स्वामी के इस गुप्त योजना का पता चल जाता है कि ये उसको ध्रुवस्वामिनी को शकराज के शिविर में भेजना चाहते हैं। तो इस बात से व्यथित होकर के यह मंदाकिनी कहती है, भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों में राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। वो कहती, कितनी भयानक समस्या है। मूर्ख लोग राजगद्दी पर आसीन हो गए हैं और अपने स्वार्थ के लिए ये साम्राज्य, समुद्रगुप्त ने जिस साम्राज्य को जिस गौरव के साथ खड़ा किया था, उस गौरव का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। ना तो राष्ट्र गौरव का इनको जरा सा आभास है और ना ही कुल मर्यादा का इनको भान है। ये सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों में राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है कि मनुष्य के हृदय से जब वीरता का पलायन हो जाता है, वह कायरता को ओढ़ लेता है, तो उसके पैरों से जिस तरह से दौड़ने से धूल उड़ती है, उसी प्रकार से योद्धाओं के हृदय से जब वीरता भाग जाती है तो उनके पैरों से राजनीतिक गंदगी की धूल उड़ने लगती है, और वही उड़ती हुई धूल उनके विचारों के द्वारा प्रकट होती है, जैसा कि शिखर स्वामी और रामगुप्त के विचारों से प्रकट हो रहा है। फिर मंदाकिनी कुछ सोचकर सोचती है, मन ही मन कहती है, कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। चंद्रगुप्त क्योंकि वीर है, पिता के द्वारा उसको उत्तराधिकारी घोषित किया गया था और वह राष्ट्र की और कुल की मान मर्यादा की रक्षा करने में सक्षम भी है, और यदि सक्षम न भी है तो उसके लिए प्राणोत्सव करने के लिए वो प्रस्तुत है। तो ऐसे चंद्रगुप्त को यह समाचार शीघ्र ही देना चाहिए कि इन षड्यंत्रकारियों ने किस प्रकार से राष्ट्र और कुल के गौरव को नष्ट करने की योजना बनाई है। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा स्निग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। गूंगी का अभिनय करते हुए मंदाकिनी ने इस बात को जान लिया था कि ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन ये थोड़ा सा ही प्रकरण था, थोड़ी ही वार्तालाप थी, स्पष्ट नहीं हो सका। लेकिन उसके बावजूद भी ये थोड़ा सा भी स्निग्ध भाव, यानी कि चंद्रगुप्त के प्रति जो स्नेह भाव है, उसकी चिंता का भाव है ध्रुवस्वामिनी के मन में, अगर चंद्रगुप्त को यह पता चलता है तो उसके लिए ये भी बहुत महत्व की बात है। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है उसमें, और उसका बड़ा भाई रामगुप्त, कपटाचारी रामगुप्त जी करता है इस कलुषित वातावरण से दूर कहीं विस्मृति में अपने को छिपा लूं। वह सोचती है कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है राष्ट्र के लिए, अपनों के लिए, अपनी कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए, लेकिन उसका ही बड़ा भाई कितना कपटाचारी है, कपट का आचरण करने वाला है, बिल्कुल उसके विपरीत है। मन करता है कि इस कलुषित वातावरण से जो मगध में इस समय चारों तरफ व्याप्त है, कहीं दूर अपने आप को कहीं दूर ले जाऊं, इस राज्य का परित्याग कर दूं। लेकिन फिर सोचती है, हे मंदाकिनी, तुझे विधाता ने क्यों बनाया है? जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है, तो अवश्य ही तेरे जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होगा। और वह सोचने लगती है कि मुझे अपना मन कठोर करके भी अपने कर्तव्य पालन के लिए मगध में ही रुकना होगा, और न्याय का पक्ष जो कमजोर हो गया है उस पक्ष को ग्रहण करना होगा। ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त का साथ देते हुए मगध के गौरव और उसकी मान मर्यादा की रक्षा के लिए इस जीवन में जो कुछ मुझसे बन सके वो मुझे करना चाहिए, ऐसा मंदाकिनी सोचती है। इसमें मंदाकिनी का राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, राष्ट्र के गौरव की रक्षा का भाव अभिव्यक्त होता है।